नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे जो सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से होगा और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा की छोटी छोटी कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? Light is made up of tiny particles of energy which we call what? ऑप्शन से अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फोटोन। और इसका सही उत्तर होगा फोटोन। प्रकाश ऊर्जा की छोटी छोटी कणों से मिलकर बना है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन द्वारा सिद्धांतित फोटोन मूल कण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रकाश बनाते हैं। इन कणों में कोई द्रव्यमान नहीं होता है और ये प्रकाश की गति से चलते हैं। First theorized by Einstein, photons are basic particles that make up electromagnetic radiation or light. These particles do not have any mass and travel at the speed of light. फोटॉन विद्युत चुंबकीय तरंग की इकाइयां हैं, प्रकाश कणों का एक घटक है। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? Who proposed the wave theory of light? ऑप्शन से यूंग, फ्रेनेल, आइजैक न्यूटन या क्रिश्चियन ह्यूजेंस। और इसका सही उत्तर होगा क्रिश्चियन ह्यूजेंस। न्यूटन ने यह सिद्धांत दिया है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है। 1678 में डच भौतिक वैज्ञानिक क्रिश्चियन ह्यूजेंस का मानना था कि प्रकाश प्रकाश की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे कंपन करने वाली तरंगों से बना है और इसलिए उन्होंने तरंग प्रसार को देखने का एक तरीका तैयार किया। इसे ह्यूजेंस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूटन has given the theory that light is made of tiny particles. In 1678, Dutch physicist Christian Huygens believed that light was made up of waves vibrating up and down perpendicular to the direction of light, and therefore formulated a way of visualizing wave propagation. This is known as Huygens principle. हमारा अगला सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? Who proposed the photoelectric effect? ऑप्शन से आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज 1887 में जर्मन भौतिक विज्ञानी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। रेडियो तरंगों पर काम के संबंध में हर्ट्ज ने देखा कि जब दो धातु इलेक्ट्रोडों पर पैरामैग्नेटिक प्रकाश उन पर लगाए गए वोल्टेज के साथ चमकता है तो प्रकाश उस वोल्टेज को बदल देता है, जिस पर स्पार्किंग होती है। The photoelectric effect was discovered in 1887 by German physicist Heinrich Rudolf Hertz. In connection with work on radio waves, Hertz observed that when ultraviolet light shines on two metal electrodes with a voltage applied across them, the light changes the voltage at which sparking takes place. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? Which of the following theories confirms the wave nature of light? ऑप्शन से प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, न्यूटन कर्ण सिद्धांत, ए और बी दोनों या व्यतिकरण का सिद्धांत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी, बोथ ए एंड बी या प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। और इसका सही उत्तर होगा प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण से तात्पर्य किसी भी प्रकार के तरंगों की एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया से है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ शर्तों के तहत कंपन और उनके प्रभाव में वृद्धि, कमी या बेअसर हो जाती है। Interference refers to the interaction of waves of any type with each other, resulting in an increase, decrease, or neutralization of vibrations and their effects under certain conditions.
हमारा अगला सवाल है, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? What is the effect on the speed of light as the temperature of a medium increases? ऑप्शन से बढ़ती है, कम हो जाती है, स्थिर रहता है या उपयुक्त सभी, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि स्थिर रहता है। प्रकाश की गति एक सार्वभौमिक स्थिरांक है और इसलिए यह तापमान पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति अप्रभावित और अपरिवर्तित रहती है। The speed of light is a universal constant and therefore does not depend on temperature. So, with the rise in temperature, the speed of light remains unaffected and unaltered. Speed of light equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. That's the constant. हमारा अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह when a ray of light passes from a rarer medium to a denser medium, it अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से दूर हटती है, सीधी दिशा में चली जाती है या उपयुक्त में कोई नहीं, bends towards the normal, moves away from the normal, goes straight या none of the above। और इसका सही उत्तर होगा अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि bends towards the normal। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, मतलब कि वह नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। अपवर्तन किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करने के बाद प्रकाश किरणों का मुड़ना है जहां इसकी गति भिन्न होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों के बीच की सीमा की ओर अविलंब की ओर झुक जाती है। झुकने की मात्रा दो मीडिया के अपवर्तन सूचकांक पर निर्भर करती है। इसलिए जब हवा से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। Refraction is the bending of light rays after entering a medium where its speed is different. Due to refraction of light, when a ray of light passes from a rarer medium to a denser medium, bends towards the normal to boundary between the two media. The amount of bending depends on the indices of the refraction of two media. Hence, when a ray of light from air enters a denser medium, it bends towards the normal. हमारा अगला सवाल है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? On what principles does optical fiber work? ऑप्शन है वैयक्तिकरण, अपवर्तन, प्रकीर्णन या पूर्ण आंशिक परावर्तन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका सही उत्तर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंशिक परावर्तन। एक उच्च अपवर्तक सूचकांक के माध्यम से प्रकाश का कुल प्रवर्तन इसके माध्यम में वापस करने के लिए एक क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर कुल आंतरिक परावर्तन के रूप में जाना जाता है। यह हमेशा तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। हमारा अगला सवाल है, एंडोस्कोपी पेट या शरीर के अन्य आंशिक भागों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक किस घटना पर आधारित है? एंडोस्कोपी, a technique used to explore the stomach or other inner parts of the body, is based on the phenomena of which? ऑप्शन है वैयक्तिकरण, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या पूर्ण आंशिक परावर्तन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, लाइट स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका सही उत्तर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंशिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो स्थितियां निम्नलिखित है। प्रकाश किरण अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम की ओर चलती है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है हीरा, मृगमरीचिका या ऑप्टिकल फाइबर। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? इन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम? ऑप्शन से कांच, वायु, निर्वात या उपयुक्त में से कोई नहीं, ग्लास, एयर, वैक्यूम या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा वैक्यूम, यानी कि निर्वात।
प्रकाश की चाल उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर है जिसमें वो यात्रा कर रहा है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। इसलिए एक माध्यम में प्रकाश की चाल उस माध्यम के अपवर्तनांक जिसमें वो यात्रा कर रहा है के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। माध्यम जितना अधिक सघन होगा, उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा और इस प्रकार प्रकाश की चाल कम होगी। प्रकाश की चाल इस प्रकार ठोस में न्यूनतम होती है क्योंकि वह सघन होते हैं, और निर्वात में अधिकतम होगी क्योंकि निर्वात सबसे कम सघन माध्यम होता है। The speed of light depends on the refractive index of the medium in which it is traveling. The greater the refractive index of the medium, the lesser will be the speed of light. Therefore, the speed of light in a medium is inversely proportional to the refractive index of the medium in which it is traveling. The denser the medium, the higher its refractive index, and thus the speed of light will be lower. The speed of light is minimum in solids because they are dense, and will be maximum in vacuum because vacuum is the least dense medium. तो इस तरीके से लाइट का स्पीड सबसे अधिक वैक्यूम में होगा, उसके बाद एयर में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा और सबसे आखिरी में उसका स्पीड सॉलिड में होगा, यानी कि सबसे कम उसका स्पीड सॉलिड में होगा और सबसे अधिक लाइट का स्पीड वैक्यूम यानी कि निर्वात में होगा। और यह एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली 1 होता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.000293, वाटर का होता है 1.33, ग्लास का होता है 1.52 और डायमंड का होता है 2.42। तो आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक उसी में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है। यानी कि जो मीडियम जितना ही सघन होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। और हमारा अगला सवाल है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? What is the return of light back into the same medium after striking with a surface called? ऑप्शन है व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया होगा तो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और मित्रगणों के बीच। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।